हेलो गाइस। तो आज हम जो है वो फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ब्रिटिशर्स, पोर्टुगीज़ और डच के बारे में पढ़ा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको एक बार देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए और नेक्स्ट जो फ्रेंच के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको क्लियर क्लियर चीज़ें जो है वो समझ में आए। फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर इन इंडिया। Although the French harbored a wish to engage in the commerce of East since the opening year of the 16th century, their appearance on the Indian coast was late. ठीक है, आना तो उनको जल्दी था बट वो लेट आए। Indeed, the French were the last Europeans to come to India. ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंच जो थे वो 1664 में आए थे इंडिया में, एंड दे वर द लास्ट हु केम टू इंडिया विद द पर्पस ऑफ ट्रेड। During the reign of Louis XIV, the king's famous minister Colbert laid the foundation of Campagne des Indes Orientales, that is, French East India Company in 1664, in which the king also took a deep interest. ठीक है, तो ये लोग जो है उनके टाइम पे फ्रेंच में जो किंग थे लुईस 14, ही वॉज द किंग्स फेमस मिनिस्टर। उनके टाइम पे किंग का जो फेमस मिनिस्टर थे कोलबर्ट, उन्होंने फाउंड किया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1664 में, जिसमें किंग ने भी जो है वो इंटरेस्ट दिखाया। The Campaign des Indies Orientals was granted a 50-year monopoly on French trade in the Indian and Pacific Ocean. ठीक है, जैसे ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी उनको मोनोपोली मिली थी क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू कि वो सोल अथॉरिटी होंगे वहाँ पे जाके ट्रेड करने के लिए, वैसे ही इनको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जो है वो ट्रेड करने की परमिशन मिलती है, मोनोपोली ट्रेड की। सिर्फ यही ट्रेड करेंगे इंडिया और पैसिफिक ओशन के रीजन में। द फ्रेंच किंग ऑल्सो ग्रांटेड द कंपनी अ कंसेशन इन परपेचुइटी for an for the island of Madagascar as well as any other territories it could conquer। ठीक है, तो सारे वो जो रीजन है इंडिया के आसपास, एशिया के आसपास, आइलैंड ऑफ मडागास्कर, वहाँ पे भी उनको कंसेशंस मिले थे किंग के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। The company spent a lot of its money and resources in trying to revive the colonies of Madagascar but without any success। ठीक है, तो मनी और रिसोर्सेस लगाते हैं वो लोग मडागास्कर को रिवाइव करने के लिए, उसकी कॉलोनी को, बट उनका उतना उनको सक्सेस उसमें मिल नहीं पाता है। देन इन 1667 फ्रेंकोइस कैरॉन हेडेड एन एक्सपीडिशन टू इंडिया सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन सूरत। तब उनका जो रूट है वो चेंज होके इंडिया की तरफ आता है और इंडिया में आके वो सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे सूरत वॉज द कंपनी वेयर दे स्टैब्लिश देयर फैक्ट्री इन 1667। 1664 में दे केम टू इंडिया। Markara, a Persian who accompanied Caron, founded another French factory at Masulipatam in 1669 after obtaining a patent from the Sultan of Golconda। ठीक है, तो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के पास से पेटेंट लेके एक पर्शियन पर्सन मरकारा, जो केरॉन के साथ जो है वो आते हैं, वो मसूलीपट्टनम वाले जगह पे अपनी फैक्ट्री, जो फ्रेंच फैक्ट्री है, उसको स्टैब्लिश करते हैं 1669 में। तो 67 के अंदर सूरत में और 69 में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री जो है वो लोग स्टैब्लिश करते हैं। In 1673, the French obtained permission from Shaista Khan, the Mughal Subedar of Bengal, to establish a township at Chandernagore near Calcutta। एक साउथ में हो गई, एक वेस्ट में हो गई, अब ये ईस्ट में कलकत्ता के पास शाइस्ता खान के हेल्प से जो है वहाँ पे भी वो लोग परमिशन ले लेते हैं। पौंडीचेरी वॉज द नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच। पौंडीचेरी जो था उनका मेन सेंटर था फ्रेंच का, फ्रेंच पावर का इंडिया में। 1673 में शेर खान लोधी, द गवर्नर ऑफ वेलिकोंडापुरम अंडर बीजापुर सुल्तान, ग्रांटेड फ्रेंकोइस मार्टिन, द डायरेक्टर ऑफ मछलीपट्टनम फैक्ट्री, अ साइट फॉर अ सेटलमेंट। ठीक है, पौंडीचेरी के पास 1673 में शेर खान लोधी, हु वॉज द गवर्नर ऑफ वेलिकोंडापुरम, जो बीजापुर सुल्तान के अंडर में था,
वो फ्रेंकोइस मार्टिन को जो है, वो जो उस टाइम पे मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के डायरेक्टर थे, उनको जो है ये मिलिट्री सेटलमेंट का स्पेस दे देते हैं। पोडिचेरी वॉज फाउंडेड इन 1674, इसलिए फिर पोडिचेरी में फ्रेंच का सेटलमेंट हो जाता है। इन द सेम ईयर फ्रेंकोइस मार्टिन रिप्लेस्ड कैरन एज द फ्रेंच गवर्नर। उसी साल में यानी 1674 में फ्रेंकोइस मार्टिन जो है वो कैरन का प्लेस ले लेते हैं। ठीक है। The French company established its factory in other parts of India also, particularly in the coastal regions. Coastal regions में भी फ्रेंच कंपनी स्टैब्लिश होती है इंडिया के अलग अलग रीजन में। माहे, कराईकाल, बालासोर, कासिम बाजार वेयर अ फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये साउथ में ही वेस्टर्न कोस्टल और ईस्टर्न कोस्ट के अंदर जो पोर्ट्स है वहाँ पे फ्रेंच जो है वहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है। After taking charge of Pondicherry in 1674, Francois Martin developed it as a place of importance. It was indeed the stronghold of the French in India. ठीक है, इसलिए वहाँ पे उनका मिलिट्री सेटलमेंट होता है, तो बट ऑब्वियस पोंडिचेरी उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा इंडिया के अंदर। अर्ली सेटबैक टू द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या उनको शुरुआत में सेटबैक्स हुए? द फ्रेंच पोजीशन इंडिया वाज बैडली अफेक्टेड विद द आउटब्रेक ऑफ वॉर बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच। जब शुरुआत में जब वो आते हैं तो उनको डच का भी सामना करना पड़ता है। बोल्स्टर्ड बाय देयर अलायंस विद द इंग्लिश सिंस द रिवॉल्यूशन ऑफ 1688, द डच कैप्चर्ड पोंडिचेरी इन 1693। तो क्या हुआ था कि रिवॉल्यूशन होता है 1688 में यूरोप में, उसकी वजह से जिसमें इंग्लिश और फ्रेंच साथ में होते हैं। तो जस्ट बिकॉज इंग्लिश के साथ उनका अलायंस है फ्रेंच का, इसलिए डच जो है वो यहाँ पे पुंडीचेरी पे कैप्चर करते हैं। फ्रेंच की जो टेरिटरी थी यानी फ्रेंच जहाँ पे सेटल हुए थे उसको कैप्चर करते हैं 1693 के अंदर। ऑल्दो the Treaty of Ryswick concluded in September 1697 restored Pondicherry to the French. The Dutch garrison held on it for 2 more years. ठीक है, क्या हुआ कि लेकिन कैप्चर करने के बाद जो है ट्रीटी ऑफ रिस्विक होती है 1697 में, जिसके थ्रू पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच को वापस दे दिया जाता है। वंस अगेन under Francois Martin's able guidance, Pondicherry flourished and turned out to be the most important settlement of the French in India. ठीक है, because of Francois Martin कुछ ऐसे जो है वो लीडर्स इन लोगों के थे जिनकी वजह से उनके स्किल्स की वजह से जो है उनके रीजन्स जो है वो फ्लरिश किए थे। तो उनमें से फ्रेंकोइस मार्टिन वॉज वन ऑफ देम। बिकॉज ऑफ हिम पोंडिचेरी वॉज फ्लरिश्ड ड्यूरिंग हिज रेन। Again, there was a bad turn in the fortunes of the French company in India when the War of Spanish Succession broke out in Europe. ठीक है, वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन जो है वो यूरोप में वॉर जो है वो चालू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से इनके प्रॉब्लम्स जो है इंडिया में क्रिएट होते हैं। Consequent to this, they had to abandon their factories at Surat, Masulipattnam and Bantam in the early 18th century। यानी 18th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर 1700 की जो पीरियड है 1700 से 1800 का पीरियड, उसमें 1700 के स्टार्टिंग पीरियड में उनको जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर होता है तो उनकी वजह से उनको अपनी फैक्ट्रीज जो है वो छोड़ देनी पड़ती है सूरत, मसूलीपट्टनम और बंटम में। ठीक है। The French in India had another setback when Francois Martin died on 31st December 1706। तो इनका 1664 में ये लोग आते हैं, 1700 तक ये लोग अपनी अलग अलग ईस्ट वेस्ट साउथ में जो है वो फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। बट जैसे ही 18th सेंचुरी स्टार्ट होता है तो उनको क्या क्या इश्यूज आने लग जाते हैं कि एक तो उनको यूरोप में वॉर चालू हो जाता है, उनकी वजह से उनको जो है वो यहाँ की फैक्ट्रीज अबंडन करनी पड़ी। उसके साथ साथ एक स्किलफुल उनका जो लीडर था फ्रेंकोइस मार्टिन, he was died in 30 on 31st December 1706, that because of that उनको एक बड़ा सेटबैक मिला। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रेंच कंपनी। अब इनका 1720 से रीऑर्गेनाइजेशन होगा। In 1720 the French company was reorganized as Perpetual Company of the Indies which revived its strength। ठीक है, 1720 से ये लोग जो है वो कम बैक करते हैं। This was further enhanced by the stewardship of two active and wise governors, Lanier and Dumas।
ठीक है। इनके दो एक्टिव गवर्नर और स्किलफुल गवर्नर आ जाता है, लेनियर और डुमास, उनकी वजह से भी इनको बेनिफिट्स होते हैं बिटवीन 1722 1720 and 1742. Further, the French India was backed by the French possession of Mauritius and reunion in the southern Indian Ocean. इसके साथ साथ फ्रेंच को जो है वो मॉरिशियस और जो सदर्न इंडियन ओशन के वहाँ पे जो दूसरे फ्रेंच पोजेशंस थे उनकी वजह से भी इनको कुछ बेनिफिट्स जो है यानी बैकअप सपोर्ट होता है। दी एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, कार्नेटिक वॉर्स। अब जो है इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच चलेंगे यहाँ पे। बैकग्राउंड क्या था कि क्यों इन लोगों के बीच में इश्यूज हुए। दो द ब्रिटिश एंड फ्रेंच केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पज, दे वर अल्टीमेटली ड्रॉन इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रेड करने आए थे लेकिन लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। बोथ हैड विजन्स ऑफ स्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर ओवर द रीजन। दोनों के पास ये विजन था कि अब उनको पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करना है इंडिया में। The Anglo-French rivalry in India reflected the traditional rivalry of England and France throughout their histories. It began with the outbreak of the Austrian War of Succession and ended with the conclusion of the 7 Years' War. ठीक है, इनका जो इशू था वो पहले से ही चल रहा था। इंडिया आने से पहले ही यूरोप में इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच चल रहा था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेस के थ्रू, और जिसका एंड होता है कंक्लूजन के साथ कि 7 years का वॉर इन लोग का चला था, फिर वो फाइनली एंड हुआ। ठीक है, specifically in India, the rivalry in the form of three Carnatic Wars decided once for all that the English and not the French were to become masters of India. ठीक है, तो कार्नेटिक वॉर्स जो ही हुई इन दोनों के बीच में, उसने डिसाइड किया कि भाई not the French but the Britishers are more masters. ठीक है, in 1740 the political situation in South India was uncertain and confused. 1740 का टाइम चल रहा है जहाँ पे साउथ में जो पॉलिटिक्स की सिचुएशन है, वहाँ के जो किंग्स हैं उनके बीच में इश्यूज चल रहे हैं। Nizam Asaf Jah of Hyderabad was old and fully engaged in battling the Marathas in the western Deccan, while his subordinates were speculating upon the consequences of his strength. ठीक है, निज़ाम असफ जहाँ जिन्होंने हैदराबाद को स्टैब्लिश किया था, अब वो ओल्ड हो गए हैं, उनकी एज हो गई है, मराठास के साथ बैटल कर करके अब जो है वो थक गए हैं, और उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं अब उनका ये अनुमान है कि अब कुछ ही टाइम में अब इनकी डेथ हो जाएगी। To the south of his kingdom lay the Coromandel coast without any strong ruler to maintain a balance of power. उसी टाइम पे इसी पीरियड के दौरान कोरोमंडल कोस्ट जो है ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था पावर को बैलेंस करने के लिए। Instead, there was the remnant of the old Vijayanagar Empire in the interior, Mysore, Cochin and Travancore on the Malabar coast, and in the east, the small states of Madurai, Tanjore and Trichinopoly. ठीक है, इसी के साथ साथ वहाँ पे ओल्ड विजयनगर एम्पायर जो था उसमें भी अलग अलग जो रीजन्स थे वो बन गए थे, मैसूर, कोचिन, ट्रावंकोर, ये मालाबार कोस्ट यानी कि वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे, और ईस्ट साइड में मदुराई, तंजावुर और ट्रिचिनोपोली। ठीक है, ये सारे साउथ के ईस्ट वेस्ट वाले पोर्शन है। The decline of Hyderabad was the signal for the end of Muslim expansionism, and the English adventurers got their plans ready. Also, there was the Maratha kingdom of Tanjore, providing the Peshwa of Pune an excuse for interference whenever he pleased. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हैदराबाद का जो डिक्लाइन हो रहा है उसकी वजह से हैदराबाद में जो रूलर है उसके वीक पड़ने से ब्रिटिशर्स जो है उनको यहाँ पे अभी खुद का डोमिनेंस क्रिएट करने का प्लान उनका रेडी हो चुका है। उसके साथ साथ मराठा जो है, जो तंजौर में रह रहे हैं साउथ में, उनका और पुणे के जो पेशवा है उन दोनों के बीच में भी इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है 1740 से 1748। उसका बैकग्राउंड क्या है वो अब हम देखेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई है आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आप जब बुक को रिवाइज करें तो आपको हाईलाइटेड चीज़ें जो है वो फटाफट पढ़ के उस बुक का फटाफट से रिवीजन हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आप इसको अगर आप हाईलाइट नहीं करेंगे तो आपको पूरी पूरी बुक फिर से पढ़नी पड़ेगी, एंड दैट विल बिकम मोर प्रॉब्लमेटिक।
बैकग्राउंड में क्या था कि कार्नेटिक वॉर जो है, कार्नेटिक नाम जो है, कार्नेटिक वॉज द नेम गिवन बाय द यूरोपियंस टू द कोरोमंडल कोस्ट एंड इट्स हिंटरलैंड। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट और उसके अंदर का जो पोर्शन है उसका जो नाम है उसके नाम पे से कार्नेटिक नाम पड़ा है। ठीक है, the first Carnatic War was an extension of Anglo-French War in Europe, which was caused by Austrian War of Succession। तो ये जो फर्स्ट वॉर है वो कुछ नहीं था बल्कि जो यूरोप में इनका ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था उसका ही एक एक्सटेंशन है। मतलब वहाँ पे जो लोग ब्रिटिशर्स और फ्रेंच वहाँ पे लड़ रहे थे तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी दिख रहा था। ठीक है, इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कारण क्या थे? ऑल्दो फ्रांस conscious of its relatively weaker position in India, did not favor an extension of hostility to India. The English navy under Barnett seized some French ship to provoke France। ठीक है, फ्रेंच को ये पता था कि उनका अभी डोमिनेंस जो है वो इंडिया पे ज़्यादा है नहीं, तो उन्होंने जो है वो पहले स्टार्टिंग नहीं की, इनिशियल नहीं किया इंग्लिश के साथ के लड़ाई का। बट देन इंग्लिश वॉज क्वाइट गुड एट दिस टाइम। ठीक है, उनका डोमिनेंस फ्रेंच से कंपैरेटिवली ज़्यादा था, तो उन्होंने शुरुआत कर दी। इंग्लिश नेवी जो थी, बार्नेट जो थे वहाँ के कैप्टन थे, उन्होंने क्या किया, फ्रेंच शिप्स को कैप्चर किया कि वो फ्रांस को प्रोवोक कर सके। France retaliated by seizing Madras in 1746 with the help of the fleet from the Mauritius, the Isle of France, under Admiral La, sorry for my pronunciation, Admiral La Bourdonnais, the French governor of Mauritius। Thus began the first Carnatic War। क्या हुआ यहाँ पे, इंग्लिश ने शुरुआत कर दी, उन्होंने जो है वो फ्रेंच के शिप्स को जो है कैप्चर किया और फ्रांस को प्रोवोक किया। तो फ्रांस ने उनको रिटेलिएशन में मद्रास का जो उनका मिलिट्री सेटलमेंट था वहाँ पे, ठीक है, सेंट जॉर्ज, उसको जो है उनको उनको उसको सीज कर लिया 1746 में। और ये उन्होंने अकेले नहीं किया, यहाँ पे उनका जो बैकअप सपोर्ट था मॉरिशियस में फ्रेंच गवर्नर, उसका उनका नाम जो है एडमायरल ला बोर्डोनाइस, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन अगेन। तो उनके थ्रू जो है, उनके हेल्प से जो है इन्होंने रिटेलिएट किया। इस तरह से उनका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की शुरुआत हो जाती है। रिजल्ट में क्या हुआ, द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज एंडेड इन 1748 when the Treaty of Aix-la-Chapelle was signed, bringing the Austrian War of Succession to a conclusion। ठीक है, एज अ कंक्लूजन, जहाँ पे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो चल रहा था यूरोप में, उसका कंक्लूजन होता है ट्रिटी ऑफ एक्सला चैपल, जिसको हमारे जो प्रोफेसर्स है वो आइला चैपली भी बोलते हैं। तो यू कैन प्रोनाउंस और यू कैन रिमेंबर इट एज यू वांट। तो ये चीज़ हुई 1748 में, और इसके अंदर अंडर द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी मद्रास वॉज हैंडेड बैक टू इंग्लिश एंड द फ्रेंच इन टर्न गॉट देयर टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो ये ट्रीटी यहाँ पे नहीं हुई है, ये ट्रीटी यूरोप में हुई है। ठीक है, उसके तहत मद्रास वाला जो रीजन था जो इन लोगों ने फ्रेंच ने कैप्चर किया था ब्रिटिशर्स का, वो उनको रिटर्न दे दिया गया, और नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन जो है उसकी जो टेरिटरीज है वो फ्रेंच को वापस कर दी गई। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर is remembered for the Battle of Saint Thome in Madras, fought between the French forces and the forces of Anwaruddin, the Nawab of Carnatic, to whom the English appealed for help। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच हुई थी क्या? तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि ये जो है इसके अंदर कार्नेटिक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, उनके और फ्रेंच के बीच में इश्यूज हुए थे, और जो ये लोग ब्रिटिशर्स थे वो लोग बैक सपोर्ट में थे। ठीक है, अनवरुद्दीन के। तो ये बैटल हुआ था मद्रास के पास, इसलिए इसको बैटल ऑफ सेंट थोम बोला गया है। A small French army under Captain Paradise defeated the strong Indian army under महफूज खान at Saint Thome on the bank of river Adyar। ठीक है, ये जो कैप्टन पैराडाइज है, जो फ्रेंच के कैप्टन थे, उन्होंने महफूज खान जो थे, इनके गवर्नर होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे अनवरुद्दीन के, ठीक है, उनको हराया बैटल ऑफ सेंट होम में ऑन द बैंक ऑफ रिवर अड्यार।
This was an eye-opener for the Europeans in India. It revealed that even a small disciplined army could easily defeat a much larger Indian army. ठीक है, तो ये जो चीज़ हुई उसने यूरोपियंस की आंखें खोल दी कि कैसे इंडियन आर्मी जो है वो इतनी स्मॉल डिसिप्लिन आर्मी से हार गई, फ्रेंच से हार गई. Further, this war adequately brought out the importance of naval force in the Anglo-French conflict in the Deccan. ठीक है, तो ये वॉर ने ये भी दिखाया कि कैसे नेवल फोर्स अगर आपके पास है तो आप इजीली बैटल को जीत सकते हैं. सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 से 1754 का पीरियड है. बैकग्राउंड में क्या हुआ था? बैकग्राउंड फॉर द सेकेंड कार्नेटिक वॉर वॉज प्रोवाइडेड बाय राइवलरी इन इंडिया. ठीक है, अब ये जो वॉर हुई वो स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर हुई है राइवलरी. ठीक है, बिटवीन द फ्रेंच कैप्टन एंड बिटवीन द ब्रिटिशर्स. डुप्लेक्स, he was the French governor who had successfully led the French forces in the First Carnatic War, sought to increase his power and French political influence in southern India by interfering in local dynastic disputes to defeat the English. यहाँ पे डुप्लेक्स क्या करते हैं? He was the first जिन्होंने political affairs में जो है वो participate कर लिया साउथ में. उनका ये एम था कि पॉलिटिकल कंट्रोल तो चाहिए ही चाहिए, पर उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स को भी हराना है. इमीडिएट कॉज क्या हुआ? द अपॉर्चुनिटी वॉज प्रोवाइडेड बाय द डेथ ऑफ निजाम उल मुल्क, द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद इन 1748, एंड द रिलीज ऑफ चंदा साहिब, द सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली, द नवाब ऑफ कार्नेटिक, बाय द मराठा इन द सेम ईयर. सी, अब ये दो अलग अलग रीजन की बात होगी यहाँ पे. एक हैदराबाद जो है उसका जो है इशू चल रहा है, और दूसरा कार्नेटिक रीजन जो है उसका इशू चल रहा है. ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कैसे मिली कि निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद के जो किंग थे उनकी डेथ हो जाती है 1748 में, और चंदा साहिब, ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली. दोस्त अली कौन थे? ही वॉज द नवाब ऑफ कार्नेटिक. ठीक है, तो उनके सन इन लॉ को रिलीज किया जाता है मराठास के द्वारा. तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई. हैदराबाद का इशू चल रहा है और कार्नेटिक का इशू चल रहा है. हैदराबाद जो है वो ये ईस्टर्न पोर्शन में है, और कार्नेटिक उसके जस्ट ऊपर वाला रीजन. ठीक है, ये दोनों ही रीजन में इशूज हैं. द एक्सेशन ऑफ नासिर जंग, द सन ऑफ निज़ाम, to the throne of Hyderabad was opposed by Muzaffar Jung, the grandson of the Nizam, who laid claim to the throne, saying that the Mughal emperor had appointed him as the governor of Hyderabad. See, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई मैं कर देती हूँ. हैदराबाद वाला जो रीजन है ना, हैदराबाद का जो रीजन है, वहाँ पे निज़ाम उल मुल्क थे जिन्होंने हैदराबाद का स्टैब्लिशमेंट किया था. जब उनकी डेथ होती है तब दो लोग जो है वो जो थ्रोन है उसके लिए दोनों के बीच में लड़ाई होती है. नासिर जंग वॉज द सन ऑफ निज़ाम उल मुल्क, वेल मुजफ्फर जंग वॉज द ग्रैंडसन. तो नासिर जंग को जब बनाया जाता है, थ्रोन पे बिठाया जाता है, तो मुजफ्फर जंग उनका अपोज करते हैं. तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो नासिर जंग के साथ होते हैं, और फ्रेंच जो है वो मुजफ्फर जंग के साथ होते हैं. इसी के साथ कार्नेटिक में भी इश्यूज चल रहे होते. तो कार्नेटिक में अनवरुद्दीन खान को थ्रोन पे जब बिठाया जाता है तो उससे चंदा साहिब, जो मराठास ने जिनको कैप्चर करके रखा था और बाद में जब उनको छोड़ दिया गया, तब वो रिटर्न जब आते हैं तब देखते हैं अनवरुद्दीन खान जो है वो थ्रोन पे बैठे हैं, जबकि उनको थ्रोन पे बैठना चाहिए. तो वो इश्यूज क्रिएट करते हैं. तो चंदा साहिब को फ्रेंच सपोर्ट करेंगे और अनवरुद्दीन खान को ब्रिटिशर सपोर्ट करेंगे. ये जो है वो मैप अगर आपको बनाना है तो बना लीजिए, क्योंकि ये नाम इतना डिफिकल्ट है कि उनको याद रखने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे किसके क्या इशू चल रहे थे. ठीक है, तो द एक्सेशन ऑफ नासिर जंग, the son of Nizam, to the throne of Hyderabad was opposed by Muzaffar Jung, the grandson of Nizam, who laid claim to the throne, saying that the Mughal emperor had appointed him as the governor of Hyderabad. ठीक है, तो क्या हुआ कि नासिर जंग को जब थ्रोन पे बिठाया गया हैदराबाद के, तो मुजफ्फर जंग ने ये बोला कि मुगल ने मुझे बोला है इस सीट पे बैठने के लिए, तो मैं जो हूँ वो राजा बनूंगा. Same in the Carnatic, the appointment of Anwaruddin Khan as the Nawab was resented by चंदा साहिब. तो अनवरुद्दीन खान जब बैठते हैं थ्रोन पे, तो चंदा साहिब जो है उससे उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है. The French supported the claims of Muzaffar Jung,
and Chanda Sahib in the Deccan and Carnatic respectively, while the English sided with the Nasir Jang and Anwaruddin. ठीक है, तो फ्रेंच जो है वो मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को सपोर्ट करते हैं, जबकि ब्रिटिशर्स नासिर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट करेंगे. वॉर का कोर्स क्या हुआ? द कंबाइंड आर्मी ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड द फ्रेंच डिफीटेड एंड किल्ड अनवरुद्दीन एट द बैटल ऑफ अंबूर. सी, मैंने यहाँ पे हाईलाइट इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने ये जो टॉपिक है उसको ही हाईलाइट किया, मतलब आपको ये पूरा पैराग्राफ ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे ही लाइन्स इंपॉर्टेंट है. आपको ये चीज़ आप याद रख लीजिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो क्या हुआ कि यहाँ पे अब ये वाले जो फ्रेंच वाला जो ग्रुप है, दोनों साइड में फ्रेंच वाला ग्रुप, वो जो है वो ब्रिटिशर्स साइड के ग्रुप को, ब्रिटिशर्स नहीं सॉरी, अनवरुद्दीन को टारगेट करते हैं. ठीक है, ये लोग अनवरुद्दीन को किल कर देते हैं और उसकी जगह पे ये बैटल होती है, बैटल ऑफ अंबूर नियर वेल्लोर इन 1749, and Muzaffar Jung became the Subedar of Deccan and Dupleix was appointed governor of all Mughal territory to the south of river Krishna. ठीक है, तो जब ये लोग बैटल में अनवरुद्दीन को किल कर देते हैं तो मुजफ्फर जंग जो है उनको डेक्कन का सूबेदार बना दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड, और डुप्लेक्स जो है उनको गवर्नर बना दिया जाता है ऑल मुगल टेरिटरी टू द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा. A French army under Bassi was stationed at Hyderabad to secure French interest there. और फ्रेंच आर्मी का जो कैप्टन होता है बसी, उनको हैदराबाद में बिठा दिया जाता है जिससे वो फ्रेंच के जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर कर सके. Territories near Pondicherry and also some areas on the Orissa coast including Masulipatam were ceded to the French. ठीक है, ये सारे रिवॉर्ड्स जो है इनके वॉर के बाद इनको मिलते हैं फ्रेंच को, कि पुडुचेरी का जो टेरिटरी उसके आसपास की है और ओडिशा कोस्ट इंक्लूडिंग मसूलीपट्टनम, वो सारे जो है वो फ्रेंच को दे दिए जाते हैं किंग्स के द्वारा. Having failed to provide effective assistance to Muhammad Ali at Trichinopoli, Robert Clive, then an agent of English company, put forward the proposal for diversionary attack on the governor of Madras, Saunders. ठीक है, यहाँ पे साउथ में एक ट्रिचिनोपोली में अलग चीज़ चल रही है. यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव है जो मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो उनको जो है वो जितवा नहीं पाते हैं. तो ये क्या करते हैं कि एक अलग थॉट बनाते हैं कि हम गवर्नर ऑफ मद्रास जो है वहाँ पे जो सॉन्डर्स है उन पे एक अटैक करेंगे. तो व्हाट ही डिड, he suggested a sudden raid on Arcot, the capital of Carnatic, so as to relieve the pressure on Trichinopoli. उन्होंने क्या बोला कि हमको जो है वो ये ट्रिचिनोपोली के ऊपर से ध्यान हटा के आरकोट पे ध्यान केंद्रित करवाना पड़ेगा इन लोगों का. तो क्या करते हैं कि हम सडन रेड करते हैं कैपिटल ऑफ कार्नेटिक पे, विच वॉज आरकोट. ठीक है, तो उसकी वजह से ट्रिचिनोपोली पर का जो प्रेशर होगा वो थोड़ा रिलीफ होगा. तो ही रीजन दैट इन सच एन इवेंट चंदा साहब वुड रश टू सेव हिज कैपिटल. तो इसके थ्रू क्या होगा, चंदा साहब जो है वो अपना कैपिटल बचाने जब जाएंगे तो 10 इन अगस्त 1751 विद द ओनली फोर्स ऑफ 210 मैन रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड एंड कैप्चर्ड आरकोट. ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, फिर आरकोट पे अटैक करते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं 1751 में. As expected, Chanda Sahib hastened to his capital, taking a force of 4,000 men from Trichinopoli, but failed to get back the fort even after a siege of 53 days from September 23 to November 40. ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ कि ट्रिचिनोपोली में चंदा साहब जो है वो डोमिनेंस क्रिएट कर देते हैं और रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिशर्स के साइड से थे वहाँ पे लड़ रहे थे, उनको मोहम्मद अली को हेल्प कर रहे थे, वो उनको जितवा नहीं पाते हैं. तो वो क्या करते हैं कि चंदा साहब का जो खुद का टेरिटरी है हम वहाँ पे अटैक करते हैं. तो क्या होगा, ट्रिचिनोपोली से चंदा साहब जो है अपने कैपिटल बचाने जब जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, उनको हराएंगे. ठीक है, और चंदा साहब जो है वो उनके जाल में फंस जाते हैं. ठीक है, और उनके कैपिटल को बचाने पूरी फोर्स लेके चले जाते हैं ट्रिचिनोपोली से लेके ट्रिचिनोपोली खाली करके. तो इससे क्या होगा, उनका फोर्ट जो है उनको मिल नहीं पाता है. नाउ मैसूर, तंजौर एंड मराठा चीफ मुरारी राव केम टू एड ऑफ ट्रिचिनोपोली एंड ऑफ क्लाइव एंड स्ट्रेंजर लॉरेंस. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिचिनोपोली की मदद करने के लिए मराठा, मैसूर, तंजौर ये लोग सब आ जाते हैं वहाँ पे.
Trichinopoly was the first relieved of its siege, while General Law of France with Chanda Sahib remained cooped up in the island of Srirangam. क्या हुआ कि जैसे ही ट्रिचिनोपोली का प्लेस खाली हो, चंदा साहिब ने खाली किया और वो चले गए, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स का हेल्प करने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ साथ मैसूर, तंजौर और मराठा चीफ ये सब आ जाते हैं और ट्रिचिनोपोली को जो है वो वहाँ पे डोमिनेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रेंच सपोर्टेड चंदा साहिब जो है वो आइलैंड ऑफ श्रीरंगम में तक लिमिटेड रह जाते हैं। They were forced to surrender in June 1752 when Muhammad Ali executed Chanda Sahib, the British failing to interfere. ठीक है, तो इनको फिर फ्रेंच, अब यहाँ पे फ्रेंच जो है और चंदा साहिब जो उनके साइड में थे ये लोग हार जाते हैं और इसकी वजह से मोहम्मद अली जो है वो चंदा साहिब को मार डालते हैं 1752 में। ये वाला जो पैराग्राफ है दैट इज important, so we'll read it. Rise and fall of Duplex in India. Joseph Francis Duplex, he was born in 1697, was the son of wealthy farmer general of Texas and director general of the Company of the Indies. He got a high post at Pondicherry in 1720, allegedly on the basis of influence of his father. At Pondicherry, he made a lot of money by private trade, which was then permitted to servants of French company. In December 1726, he was suspended owing to drastic change in the constitution of French company and some confusions arising out of that. In 1730, Duplex won his case and was appointed as governor of Chandernagor as compensation. ठीक है, क्या हुआ, ये डुप्लेक्स जो थे वो प्रिविलेज्ड इंसान थे, उनके फादर की वजह से जो है उनको ये सारे प्रिविलेजेस मिले थे कि पोस्ट मिली पौंडीचेरी के अंदर 1720 के अंदर, लेकिन उनके ही वॉज अ काइंड ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो करते थे, मतलब मनमानी उनकी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का ट्राई किया, कुछ सेटलमेंट वगैरह उन्होंने इश्यूज क्रिएट किए, तो उसकी वजह से उनको जो है सस्पेंड भी किया गया। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ ही वॉज प्रिविलेज्ड पर्सन, तो उनको गवर्नर बना दिया गया चंदर नागौर का एज कंपनसेशन। 1741 में he was appointed as Director General of French colonies in India. Later he was conferred the title of Nawab by the Mughal Emperor and the Subedar of Deccan Muzaffar Jung. ठीक है, तो उनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया फ्रेंच कॉलोनीज का इंडिया में, और उसके बाद उनको टाइटल दिया गया नवाब, किसके द्वारा, बाय द मुगल एम्परर एंड सुबेदार ऑफ डेक्कन मुजफ्फर जंग। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, Duplex possessed qualities of an administrator, a diplomat, and a leader besides having political insight with a broad vision. ठीक है, historians का ये मानना था कि he was a good administrator, he was a quite good diplomat, और he was a good leader. ठीक है, Duplex in the role of administrator. In 1741, Duplex became the Governor General of Pondicherry. He found Pondicherry facing several problems: Maratha invasion, famine, uncultivated land and chaotic condition in Carnatic. ठीक है, तो क्या हुआ कि जब डुप्लेक्स जो है उनको गवर्नर बनाया गया पौंडीचेरी का, तब पौंडीचेरी में कुछ इश्यूज चल रहे थे, जैसे कि मराठा इन्वेजन, फेमाइन यानी कि वहाँ पे अकाल पड़ा था, अनकल्टिवेटेड लैंड्स थी, ठीक है, chaotic conditions थी कार्नेटिक में। Apart from this, the directors of the company sought a drastic cut in expenditure of French East India Company, owing to priority given to the French colonies in North America. Because of North America का फ्लरिशमेंट हो रहा था, वहाँ की कॉलोनीज बढ़ रही थी, तो यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सपेंडिचर इंडिया में देना जो है वो कट कर दिया, तो उनको फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए। So Duplex reduced public expenditure despite opposition from his council and balanced income and expenditure coupled with a cut on salary of officers. तो भाई साहब ने क्या कर दिया, फिर उनके जो सबॉर्डिनेट्स ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी में कट कट करके एक्सपेंडिचर जो है उनको बैलेंस किया। However, he decided to disobey the directors on the matter of fortification of settlement. कुछ चीज़ों में उसने जो है वो अपनी मनमानी भी की। He enhanced the defenses of
पौंडीचेरी इवन स्पेंडिंग अ लार्ज सम फ्रॉम हिज पर्सनल वेल्थ। लेकिन पौंडीचेरी के डिफेंस में उसने अपने खुद की भी मनी जो है वो स्पेंड की, अच्छे मिलिट्री सेटलमेंट की वहाँ पे। ही मेड पौंडीचेरी द एम्पोरियम ऑफ कॉमर्स इन साउथ इंडिया by taking practical steps to develop the trade of the colony. ठीक है। Later, the director of company praised Duplex for taking the right decision even in contradiction of their directors. ठीक है, बाद में उनको प्रेज भी किया गया कि भले ही डायरेक्टर के अपोज में जाके लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया. Duplex as master of diplomacy. The analysis of the first two Carnatic wars proves the diplomacy of Duplex as a leader who visualized द पाथ ऑफ द यूरोपियन कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया. जो दो वॉर आगे उन्होंने उनके अंडर में लड़ी गई उसके थ्रू जो है लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि ही वॉज अ गुड लीडर. Dupleix used the Nawab of Carnatic to forbid the English from waging war in his territory so that the French settlement at Pondicherry could be protected till the French force acquired enough strength. ठीक है. नवाब ऑफ कार्नेटिक के हेल्प से उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को रिस्ट्रेन किया, उनको रिस्ट्रिक्ट किया. इन रिटर्न द नवाब वॉज प्रॉमिस्ड मद्रास आफ्टर द इंग्लिश गॉट डिफीटेड. उसके रिटर्न में नवाब ने उनको प्रॉमिस किया था कि मद्रास देंगे. बट डुप्लेक्स यूजिंग ए डिप्लोमेसी डिड नॉट गिव मद्रास टू द नवाब एंड इवन डिफीटेड हिम एट सेंथूम. लेकिन क्या किया डुप्लेक्स ने, डुप्लेक्स को मद्रास जो है वो रिटर्न देने के बजाय उसने नवाब को जो है सेंट होम में हरा दिया. Dupleix convinced Admiral La Bourdonnais to break promises made to English, citing examples from history that promises made under certain circumstances were never binding. ठीक है. डुप्लेक्स ने एडमायरल जो थे, जो मॉरिशियस के वहाँ पे कैप्टन थे फ्रेंच, उन्होंने एक्चुअली ब्रिटिशर्स को प्रॉमिस किया था कि वो कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन डुप्लेक्स ने उन्हें कन्विंस किया, उनकी वजह से उनको प्रॉमिस तोड़ना पड़ गया. Further, he said that since the position of Governor General was superior to that of Commander of Navy, the compact entered into between the latter and English was ultra vires. Thus, he was able to convince his subordinate to do what was considered unethical in general term, but best suited for one's nation. ठीक है, कुछ unethical terms करके अपने nation को protect करने का काम उन्होंने किया. Dupleix was the first European to interfere in the internal politics of Indian rulers. Most important statement, he supported Muzaffar Jung for Hyderabad and Chanda Sahib for Carnatic, and his candidates emerged successful and in return gave great concession to Dupleix. ठीक है. डुप्लेक्स जो थे फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने इंडियन रूलर्स के इंटरनल पॉलिटिक्स में पहली बार इंटरफेयर किया था, और चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग की वजह से वो सक्सेसफुल भी हुए और रिटर्न में उनको कंसेशंस भी मिले. Dupleix was in fact the originator of the practice of subsidiary alliance in India. ठीक है. He was the originator, मतलब उन्होंने शुरुआत की थी subsidiary alliance के इंडिया में पहली बार. तो it was not Wellesley, it was Dupleix. He placed a French army at Hyderabad at the expense of the Subedar. Why Dupleix failed in India? ठीक है, डुप्लेक्स क्यों फेल हो गया? अगर इतने ही स्किलफुल, इतने ही एक्सपर्ट थे तो फिर वो फेल क्यों हुए? Dupleix was recalled in 1754 due to initial defeat of French army in the Second Carnatic War and the heavy cost incurred by the company due to Dupleix political decisions. ठीक है, सेकेंड कार्नेटिक वॉर में जो भी फ्रेंच को लॉ कॉस्ट हुआ, हैवी कॉस्ट जो हुआ उसकी वजह से भी, और उनके कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस जो थे जिनकी वजह से कंपनी को इश्यूज हुए उसकी वजह से भी. Many historians have called the recall of Dupleix by the director as the blunder, a result of a compromise between France and England over the issues in America. बहुत सारे historians जो है वो ये भी मानते हैं कि डुप्लेक्स को जब डायरेक्टर्स ने, कंपनी के डायरेक्टर्स ने वापस बुला लिया तो वो एक ब्लंडर मिस्टेक थी, फ्रेंच को सेटबैक मिला है उसमें, क्योंकि ही वॉज एक्सपर्ट, राइट. वो उन्होंने जो है वो अच्छे से फ्रेंच का जो है वो फ्रेंच की आर्मी को यूज़ करके ब्रिटिशर्स को हराया था. बट देन उनको रिकॉल जब कर लिया गया तो यहाँ पे वो फ्रेंच को वीक कर दे रहे हैं इंडिया के अंदर. However, there were some weaknesses in Dupleix also, which can be put in brief as follows. इसके अलावा डुप्लेक्स के अंदर खुद में भी कुछ वीकनेसेस थी. Dupleix suffered from an over sanguine temperament.
He hoped too often for too long, thus losing the advantage in critical situation. ठीक है, उनके खुद के भी जो टेम्परामेंट में मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड इश्यूज थे, उनके भी उसमें भी इश्यूज थे. The peers of Duplex did not like his autocratic behavior and on many occasions quarreled with him on this matter. उनके subordinates juniors उनसे परेशान थे because of his मनमानी करने वाला behavior, autocratic behavior. Duplex was not a man of action. He planned a campaign, directed his lieutenants, but never led an army in the battlefield like Lawrence or Clive. ठीक है, ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन उन्होंने जल्दी से भी नहीं लिया, कैंपेन प्लान किया, बट अपनी आर्मी को बैटल फील्ड में जाने नहीं दिया. The French failed to capture Trichinopoly because the schemes thought out by Dupleix could not be turned into action by his commanders. तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से डुप्लेक्स को मतलब उनको वापस बुला लिया गया. और डुप्लेक्स के बारे में ये सारी चीज़ें भी आप याद रखें, मे बी शायद ये पूछा भी गया है प्रीलिम्स में एक बार, इसलिए. रिजल्ट क्या हुए अब यहाँ पे, जो इनकी राइवलरी चल रही है, वॉर चल रहा है, उनके रीजन ये हुए. The French authorities, annoyed at the heavy financial loss that Dupleix policy involved, decided to recall him 1754. ठीक है, डुप्लेक्स को फ्रेंच अथॉरिटीज ने वापस बुला लिया फ्रांस. गोडेहू सक्सीडेड डुप्लेक्स एज द फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया. डुप्लेक्स के बाद गोडेहू आते हैं. Godehu adopted a policy of negotiation with the English and concluded a treaty with them. ठीक है, उन्होंने लड़ाई के बदले निगोशिएशन जो है वो एक्सेप्ट किया. किसने? फ्रेंच कैप्टन अब जो आए हैं, फ्रेंच गवर्नर गोडेहू, उन्होंने. द इंग्लिश एंड फ्रेंच अग्रीड नॉट टू इंटरफेयर इन द क्वारल्स ऑफ नेटिव प्रिंसेस, कि अब हम लोकल रूलर्स के जो इश्यूज है उसमें नहीं पड़ेंगे, ऐसा दोनों फ्रेंच और ब्रिटिशर्स अग्री करेंगे. Also, each party was left in possession of the territory actually occupied by them at the time of treaty. ठीक है, दोनों पार्टीज ने जो भी टेरिटरी पोजेस की थी वो अब वो जो है उनको छोड़ देंगे. According to historians, the fear of serious repercussions in America prompted the French to suspend hostilities in India. अमेरिकाज में जो इश्यूज हो रहे थे उसकी वजह से फ्रेंच जो है उनको अपनी हॉस्टिलिटी जो थी इंडिया में वो छोड़ देनी पड़ी. Implications क्या हुआ? It became evident that the countenance of Indian authority was no longer necessary for European success. Rather than Indian authority itself was becoming dependent on European support. अब चीज़ें ऐसी हो गई थी कि इंडियन आर्मी जो है वो वीक हो गई थी और यूरोपियन सपोर्ट से ही अब वो चल पा रही थी. मोहम्मद अली in the Carnatic and Salbat Jung in Hyderabad become the clients rather than patrons. ठीक है, अब मोहम्मद अली जो कार्नेटिक में थे और सब सलबत जंग जो हैदराबाद में थे, अब वो जो है वो क्लाइंट बन गए थे यूरोपियंस के, मतलब यूरोपियंस जैसा बोलेंगे अब वैसा ही ये लोग करेंगे, ऐसी चीज़ें हो गई थी. थर्ड कार्नेटिक वॉर 1758-63. क्या रहा बैकग्राउंड? इन यूरोप व्हेन ऑस्ट्रिया वांटेड टू रिकवर सिलेसिया इन 1756, द 7 year वॉर 1756-63 स्टार्टेड. ये भी यूरोप से स्टार्ट हुई, या वहाँ पे ऑस्ट्रिया जो है उनको जब सिलेसिया, और ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसको जब सिलेसिया रिकवर करना था, तो फिर वहाँ पे 7 year का वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया. ब्रिटेन एंड फ्रांस वेर वंस अगेन एन अपोजिट साइड्स. ठीक है, तो ये फिर से राइवल एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं. कोर्स ऑफ वॉर इन इंडिया. इंडिया में उसके क्या इम्प्लीकेशंस हुए? तो 1758 में द फ्रेंच आर्मी अंडर Count de Lally captured the English fort St. David and विजियांगरम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? फ्रेंच आर्मी ने इंग्लिश फोर्ट्स जो है सेंट डेविड और विजियांगरम जो है उसको कैप्चर कर लिया. ये मैंने इस पूरा टॉपिक ही हाईलाइट किया है कि आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है, इसलिए मैंने अंदर की लाइंस जो है वो हाईलाइट नहीं की है, तो आप पूरा टॉपिक ही पढ़िए. Now the English became offensive and inflicted heavy losses on the French fleet under Admiral de Egg at मसूलीपट्टनम. तो क्या हुआ? फ्रेंच आर्मी ने इंग्लिश साइड के सेंट डेविड और विजियांगरम को कैप्चर किया, तो इंग्लिश जो है वो ऑफेंसिव हो गए. उन्होंने जो है फ्रेंच को
फ्रेंच को जो है वो हैवी लॉस करवाए अंडर एडमायरल डी एक्ट एट मसूलीपट्टनम। ठीक है, यहाँ पे कैप्टन जो है फ्रेंच के वो एडमायरल है और ब्रिटिश के कैप्टन जो है वो सॉरी, फ्रेंच के कैप्टन जो है यहाँ पे लेली है। ठीक है, बैटल ऑफ वेंडी वॉश हुआ है यहाँ पे। द डिसाइसिव बैटल ऑफ थर्ड कार्नेटिक वॉर्स वाज वॉन बाय इंग्लिश ऑन 22nd of Jan 1760 एट वेंडी वॉश, वेंडावासी इन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ये बैटल होती है जहाँ पे इंग्लिश की जीत हो जाती है। जनरल आयर कूटे कूट, I don't know what is the pronunciation of this term of English, totally routed the French army under Count Thomas आर्थर डी लेली एंड टुक बसी एज प्रिजनर। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, ब्रिटिशर्स के साइड पे जनरल आयरे थे और फ्रेंच आर्मी जो थी थॉमस आर्थर के अंडर में थी। तो आयर ने जो है वो टोटली फ्रेंच आर्मी को ये क्रश कर दिया और बसी जो है उनको प्रिजनर बना लिया। Pondicherry was gallantly defended by Lally for 8 months before he surrendered on 16 January 1761। पौंडीचेरी जो है उसको जो लेली है वो डिफेंड करते रहे। ठीक है, विद द लॉस ऑफ जिंजी एंड माहे द फ्रेंच पावर इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू इट्स लोएस्ट। फिर उन्होंने जो है फ्रेंच जो है उनके हाथ से जिंजी और माहे वाला जो प्लेस है वो चले जाता है, तो उनकी वजह से उनका पावर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। लेली आफ्टर बीइंग टेकन एज prisoner of war at London returned to France where he was imprisoned and executed in 1766। फाइनली लेली जो है उनको प्रिजनर बना दिया जाता है लंदन में, उनको फ्रांस भेज दिया जाता है वापस और बाद में उनको 1766 में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। Results and significance, the third Carnatic War provided decisive था ये, although the Treaty of Peace of Paris 1763 restored to the French their factories in India, the French political influence disappeared after the war। ठीक है, ट्रिटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस होती है 1763 में, यूरोप उसकी वजह से फ्रेंच को जो उनकी फैक्ट्रीज थे इंडिया में उसको रीस्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि वो लोगों उन लोगों का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो टोटल डिसअपियर्ड हो जाता है। Thereafter, the French, like their Portuguese and Dutch counterparts in India, confined themselves to their small enclaves and to the commerce। और वो लोग जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। The English became the supreme European power in the Indian subcontinent since the Dutch had already been defeated in the Battle of Bidara in 1759। अब ब्रिटिशर्स जो है वो सोल यूरोपियंस हो गए इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि उन्होंने डच को भी हरा दिया बैटल ऑफ बेदारा में 1759, ब्रिटिशर्स को फ्रेंच को हरा दिया 1763 में थ्रू ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, और पोर्टुगीज तो पहले ही चले गए थे। The Battle of Plassey in 1757 is usually regarded by historians as the decisive event that brought about by ultimate British rule over India। ठीक है, हिस्टोरियंस का कहना है कि बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ 1757 में, जिन्होंने ब्रिटिश को अल्टीमेट रूल करने का जो है वो पावर दे दिया था। However, one cannot quite ignore that view that the true turning point for control of subcontinent was the victory of British forces over French forces at Vendy Wash in 1760। लेकिन हम लोग ये इग्नोर नहीं कर सकते कि ट्रू टर्निंग पॉइंट जब कब आया ब्रिटिशर्स का, जब उन्होंने फ्रेंच फोर्स को हराया 1760 में वेंडी वॉश बैटल में। द विक्ट्री एट वेंडी वॉश लेफ्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विद नो यूरोपियन राइवल इन इंडिया। ठीक है, बैटल ऑफ वेंडी वॉश ने ब्रिटिश को अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में पावरफुल बना दिया। अब उनका कोई भी वहाँ पे कॉम्पिटिटर बचा नहीं था, सबको उन्होंने हरा दिया था। यहाँ पे एक पैराग्राफ बचा है, व्यूज जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। द स्ट्रगल, उसके ऊपर भी है क्या, ये तो हमने पढ़ा। द स्ट्रगल बिटवीन डुप्लेक्स एंड क्लाइव इन इंडिया, the defense of Arcot and the deeds which led to founding of our Indian Empire, all these events were part of desperate struggle for supremacy between England and France। तो जे.आर. सिले का कहना यह है कि डुप्लेक्स और क्लाइव जो है उनके बीच में जो स्ट्रगल चली, उनकी वजह से ये सारे जो इवेंट्स हुए
वो दिखाते हैं कि पावर ऑफ सुप्रीमेसी का जो बैटल हुआ ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, वो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है. We may regard Duplex as the most striking figure in the short Indian episode of that long and arduous contest for transmarine dominion which was fought out between France and England in the 18th century. Although it was far beyond his power to influence the ultimate destiny of either nation in India, and although the result of his plans was that we accomplished for ourselves against the French exactly everything that the French intended to accomplish for themselves against us, Clive का ये कहना है. It is certain, moreover, that the conception of an Indian empire had already been formed by others beside Duplex, and that more than one clear-headed observer had perceived how easily the whole country might be subdued by European power. ठीक है, not much important. यहाँ पे भी एक व्यू है. While the English received supply of food and money from Bengal, recruits of men from Europe, and grain from other northern settlements, the French could receive nothing but what came to them laboriously by land. क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को सारी चीज़ें मिल जा रही थी वॉर में, बट फ्रेंच को ये चीज़ें नहीं मिली. ठीक है. द फर्स्ट वेयर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेंथन, द सेकेंड वॉज कॉन्स्टेंटली वीकन. इसलिए जो पहला ब्रिटिशर्स थे वो मतलब पावरफुल बनते जा रहे थे, और फ्रेंच जो है वो वीक बनते जा रहे थे. दिस एनेबल्ड कूटे, यानी कि जो आयर थे, टू स्टैब्लिश हिज मिलिट्री सुपेरियोरिटी ओवर लेली इन द फील्ड एंड टू हेम हिम विद इन द वॉल ऑफ पौंडीचेरी. तो इसी की वजह से जो ब्रिटिश के कैप्टन थे कूटे, उन्होंने अपनी मिलिट्री सुपेरियोरिटी जो है वो लेली, जो फ्रांस के कैप्टन थे उस टाइम पे, तो उनके ऊपर स्टैब्लिश कर दी और उनको पौंडीचेरी तक लिमिटेड कर दिया. Thus they were ready to take over the rule of entire country. अब ब्रिटिशर्स जो थे वो पूरे कंट्री पे रूल करने के लिए रेडी थे. Significantly in the battle of Vandewash, native served in both the armies as sepoys. ठीक है, हमारे जो इंडियंस थे वो एज अ सिपॉय यानी सिपाही थे दोनों आर्मी में. It makes one think, irrespective of which side won, there was an inevitability about the fall of India to Europe invaders. ठीक है, दोनों में से कोई भी जीतता, फ्रेंच जीतता या ब्रिटिश जीतता, हम तो यूरोपियन इन्वेडर्स के अंडर में आ गए थे इस स्टेज तक. There was a lack of sensitivity to geopolitics of the day as well as lack of foresight on the part of native rulers. लेकिन ये चीज़ जो थी वो नेटिव रूलर्स को दिखाई नहीं दी कि अल्टीमेटली यहाँ पर डाउनफॉल जो है वो इंडियंस का हो रहा है. ठीक है. कॉजेस फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड फ्रेंच फेलियर. अब ये जो चीज़ है वो मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से लेस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ ली है, तो हमारे लिए प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने ईजी हो जाएंगे. बट मेंस में ये आंसर लिखना, उसके लिए आपको ये थीमेटिक व्यू देखना पड़ेगा. The English company was private enterprise. This created a sense of enthusiasm and self-confidence among the people. ठीक है, इंग्लिश कंपनी जो थी वो प्राइवेट कंपनी थी, तो इसके अंदर इसलिए उनके लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा था. With less governmental control over it, this company could take instant decision when needed without waiting for the approval of government. ठीक है, गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खुद से फटाफट डिसीजन लेके जो है वो लोग आगे बढ़ते थे. द फ्रेंच कंपनी ऑन द अदर हैंड वाज अ स्टेट कंसर्न. फ्रेंच कंपनी जो है वो स्टेट कंपनी थी, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी थी. इट वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट एंड वाज हेम्ड इन बाय गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डिलेज इन डिसीजन मेकिंग. तो ये गवर्नमेंट के थ्रू जो भी डिसीजन लिए जा रहे थे उनकी वजह से डिलेज हो रहे थे कंपनी को अपने डिसीजंस जो है वो एग्जीक्यूट करने में, और ये एक बड़ा रीज़न था कि क्यों फ्रेंच जो है वो फेल हुए. द इंग्लिश नेवी वॉज सुपीरियर टू फ्रेंच नेवी. इंग्लिश नेवी जो है उनकी, इंग्लिश ब्रिटिशर्स की नेवी जो थी वो फ्रेंच की नेवी से ज़्यादा सुपीरियर थी. इट हेल्प टू कट ऑफ द वाइटल सी लिंक बिटवीन द फ्रेंच पोजेशन इन इंडिया एंड फ्रांस. ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्रांस और इंडिया के बीच जो फ्रेंच का जो लिंक है उसको इजीली कट कर पाए. द इंग्लिश हेल्ड 3 important places, namely कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, whereas the French had only one, that is Pondicherry.
ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह अपने सेटलमेंट्स जो है वो बना दिए थे, जो जो जबकि फ्रेंच के पास सिर्फ पौंडीचेरी ही था. द फ्रेंच सबऑर्डिनेटेड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट टू टेरिटोरियल एम्बिशन विच मेड द फ्रेंच कंपनी शॉर्ट ऑफ फंड्स. ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, ये लोग अपना सेटलमेंट उतना प्रॉपर बना ही नहीं पाए, उससे पहले ही जो अंदर टेरिटोरियल इश्यूज है उनमें उन लोग इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से ये उनके पास फंड्स की कमी हो गई. In spite of their imperialistic motives, the British never neglected their commercial interest. ठीक है, ब्रिटिशर्स को ये तो करना ही था, रूल करने का मोटिव तो था ही, बट उनके कमर्शियल इंटरेस्ट भी उन लोगों ने जो है उतने ही उन बढ़ावा दिया उनको भी. So they always had the fund and the consequent sound financial condition to help them significantly in the war against their rival. तो उनकी वजह से उनके पास फंड्स तो हमेशा ही रहे. ठीक है, तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा पावरफुल रहे. A major factor in the success of English in India was the superiority of the commanders in the British camp. ठीक है, मेजर फैक्टर क्या था कि उनके पास अच्छे कैप्टन्स थे. In comparison to the long list of leaders of English side, Sir Eyrecourt, Major Stranger Lawrence, Robert Clive and many others, there was only duplex on the French side. फ्रेंच के साइड में सिर्फ एक ही अच्छे कैप्टन थे, कैप्टन आ पाए थे, लेकिन इनके साइड बहुत अच्छे अच्छे कैप्टन्स थे. तो ये भी एक मेजर रीज़न था. अबाउट द गुड्स इन ट्रेड इनिशियली, ये हम पढ़ेंगे. There are accounts by various European travels and traders about the activities in port towns such as Surat, which give details of the intricate step that went into the creation of fabrics collectively called Indian. क्या है ये, क्या कह रहा है पैराग्राफ? सूरत वाला जो रीजन था, बहुत सारे जो ट्रैवलर्स यूरोपियन ट्रैवलर्स हैं उनके अकाउंट्स ये कहते हैं कि सूरत जो था वहाँ पे अच्छे फैब्रिक्स जो है वो क्रिएट मतलब बनते थे. ग्रेट डिमांड वाज देयर फॉर कॉटन लॉन्ग क्लॉथ यूजुअली 35 to 50 मीटर इन लेंथ. सेल्स सेलेम्पोर्स स्टेपल कॉटन क्लॉथ जिसको बोलते हैं, एंड मोरीस सुपीरियर क्वालिटी कॉटन क्लॉथ. तो ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रेट डिमांड में थी. अदर मच डिजायर फैब्रिक वर द पेंटेड क्लॉथ्स एंड प्रिंट्स, द सिल्क एंड डाइस. दिस टेक्सटाइल वर नॉट जस्ट इन डिमांड इन यूरोप बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इंडिया में ये जो सारी चीज़ें बन रही थी उनकी डिमांड्स थी दूसरे कंट्रीज में. Indians had traded in textile for centuries before the Europeans arrived. Indians पहले ट्रेड करते थे यूरोपियंस के आने के पहले टेक्सटाइल्स में. In China, Japan and Indonesia archipelago, Indian cotton was popular for its lightweight yet strong qualities. अच्छी क्वालिटी और कम वजन, मतलब एकदम कम वजन और अच्छी क्वालिटी की वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स जो इंडियन फैब्रिक्स जो है उनको ज़्यादा पसंद किया जाता था. When the Dutch, English, French acquired material from India, it was not only their home countries but for transport to Malacca or Java, for example, where they were traded for spices. By the 18th century, the French had colored patterned handkerchiefs specially woven for particular island markets, which proved a successful entrepreneurial effort. ठीक है, a corollary to trade in textile and spices was the trade in slaves. It is generally considered that slave trade concerned Europe, Africa, and Americas, but this ignored the fact that the trade between Europe and Asia also helped to sustain slavery. Slavery भी था उस टाइम पे. French ships took European goods to Asia, where they acquired cowrie shells and Indian textile that were highly valued in West Africa. ये सारे products इंडिया के जो दूसरी कंट्रीज में डिमांड में थे. ट्रेडर्स एक्सचेंज दिस गुड्स इन अफ्रीका फॉर स्लेव्स हु वर सेंट टू कॉलोनीज ऑफ फ्रांस इन अमेरिका. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें टेक्सटाइल वगैरह जो थी वो अफ्रीका के लोगों को दिया जाता था और उनको वो अफ्रीका के लोगों को स्लेव बनाया गया था और फिर उनको जो है वो अमेरिका भेजा जाता था. द सर्कल वॉज कम्प्लीटेड, says the Yelk Center for the Study of Globalization, when sugar and other goods from Americans were loaded on board and shipped back to France. When the French East India Company started trading in India, they entered an already well-established complex economic system, an intricate network of production, negotiation, delivery and distribution. Large commercial fleets as well as
Prosperous shore-based businesses were run by Indian merchants. Weavers and merchants worked with overland foreign freight operators and brokers who worked with exporters and ship owners. यहाँ पे इंडियन मर्चेंट्स जो थे वो कितने अच्छे थे एक्सपोर्ट करने में और इंपोर्ट करने में एज अ मर्चेंट्स, उसकी बात हो रही है. दिस एजेंट्स हैड आल्सो टू नेगोशिएट विद लोकल स्टेट ऑफिशियल फॉर कमर्शियल प्रिविलेजेस. The European traders had to learn well-established rules and practices and successfully collaborate with indigenous envoys. यूरोपियन ट्रेडर्स फिर इसमें शामिल हो जाते हैं. The factories of all European trading groups were to be found in practically the same places. और उसी जगह पे यूरोपियन भी अपनी फैक्ट्रीज बनाते हैं जहाँ पे इंडियन मर्चेंट्स थे. At the peak of Indian trade, the demand for Indian goods exceeded the supply by weavers and other artisans. Even so, there was no serious rivalry initially. ठीक है. अब क्या हुआ यहाँ पे, इंडियन मर्चेंट्स और यूरोपियन ट्रेडर्स दोनों साथ में ही ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है, सेम चीज़ों का, लेकिन उनकी कभी राइवलरी नहीं हुई एक दूसरे के साथ. But as three companies, Dutch, English and French, grew more competitive, the English, better funded and better conversant in local business practice and customs, were able to expand their factory outposts to larger industrial towns under their jurisdiction. लेकिन फिर ये यूरोपियन में डच, इंग्लिश और फ्रेंच आ जाते हैं. उनमें भी ब्रिटिशर्स का पावर और उनके पास फंड ज़्यादा होते हैं. उनकी फैक्ट्रीज एक्सपांड हो जाती है. Gradually, this commercial strongholds turn into political enclaves, ultimately enabling the English to expand and consolidate their power and control over India. ठीक है, तो इसकी वजह से फिर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रेंच गाइस. फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में क्या क्या इश्यूज हुए और कैसे कैसे लोकल रूलर्स के साथ जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके ये लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और फाइनली ब्रिटिश जो है वो वॉर्न कर लेते हैं और फ्रेंच को जो है वो वहाँ से विड्रू कर जाना पड़ता है और सिर्फ वो पौडीचेरी तक लिमिटेड रह जाते हैं. ठीक है, तो ये जो है ये बात है 18th सेंचुरी की. 17 ये बात जो है वो 18th सेंचुरी की है. 1700 से 1800 के बीच का पीरियड चल रहा है यहाँ पे. अब यहाँ पे एक बात अगर आप नोटिस करेंगे तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है और 1719 में जब गोल्डन फरमान उनको फारूक सियार के पास से मिलता है, तो इसके बाद से अब जो है ब्रिटिशर्स जो है वो मुगल की अथॉरिटी को भी मानने से इनकार कर देंगे. और मुगल्स के साथ जो है वो मोहम्मद शाह और जब शाह आलम टू इनका जब रेन आता है, इनका जब ड्यूरेशन होता है, तभी ये लोग बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर ये सारे मुगल्स के साथ भी युद्ध करेंगे. इसके साथ साथ इन्होंने यूरोपियंस के जो अदर यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स थे जैसे कि फ्रेंच थे और इन लोगों को भी हरा दिया है. मतलब 1800 तक ये लोग अपना वेल स्टैब्लिश कर लेंगे सारी चीज़ें. और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1800 से 1857 तक ये लोग पीजेंट्स को और लोकल इंडियन नेटिव्स को इतना एक्सप्लॉइट करेंगे, इतना लेवल तक यहाँ पे फेमाइन और ऐसी सिचुएशंस बन जाएंगी जिससे फाइनली 1857 का रिवॉल्ट होगा. और फिर उसके बाद जो है इनके रिफॉर्म्स आएंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे एक दूसरा फेज भी चालू हो रहा है, दैट इज़ दी सोशल रिफॉर्म पीरियड. ठीक है, वो भी जब 19th सेंचुरी का इनिशियल पीरियड आता है तब से चालू होगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.